नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 80 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वह आतंकवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उन्हें माफ़ी दे दी जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि अब उन्हें महसूस करना चाहिए कि वे अलग थलग पड़ गए हैं और उन्हें मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। हम उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने उनके संबंध में बताया था कि वे एक निष्कपट, ईमानदार, स्वच्छ छवि और नई विचारधारा के व्यक्ति हैं। शेख अब्दुल्ला को पूरा भरोसा है कि वे जम्मू कश्मीर को अधिकतम स्वायत्तता दे देंगे। महोदय, हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले में कहीं अधिक संवैधानिक अधिकारों से प्रयुक्त सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कई प्रशासनिक काम अपने जिम्मे ले लिए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि मुझे न्यायिक नियुक्त प्रणाली में विश्वसनीयता का अत्यधिक अभाव दिखाई पड़ रहा है। मसलन तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह जानते हुए भी उनकी पदोन्नति को मंजूरी दे दी, जबकि अदालत 2 मामलों में उन्हें दोषी ठहरा चुकी है। इस तरह न्यायपालिका ने दोहरे मानदंड अपनाने के आरोपों को निमंत्रण दे दिया है। वैसे भी न्यायिक दायित्व निभाने वालों की ईमानदारी का पता लगाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास कोई उपाय भी नहीं है। जब नियुक्ति की जिम्मेदारी कार्यपालिका की थी, तब खुफिया मिशनरी से सारे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की खोज कर ली जाती थी। अब यह मानदंड नहीं रहा। न्यायपालिका अपनी ताकत बढ़ा रही है तो कार्यपालिका और विधायिका की कीमत पर, और इस क्रम में यह संवैधानिक जांच परख और संतुलन की बेहतर व्यवस्था को क्षति पहुंचा रही है। भ्रष्टाचार के लगातार उभर रहे मामले ने इस मुद्दे पर होने वाली राजनीतिक पहल को रोक कर रख दिया है। न्यायिक सक्रियता को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने या उस पर लगाम लगाने के लिए संविधान में संशोधन की सारी कोशिश नाकाम रही है। ताजा प्रस्ताव एक ऐसे संविधान में संशोधन का है जिसके द्वारा नेताओं को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे से बाहर ले आने की बात है। यह संवैधानिक संतुलन बहाल करने की जगह शायद नेताओं को बचाने का प्रयास लगता है। जब तक नेता लोग खुद को बचाए रखने की कोशिश में जुटे रहेंगे, तब तक न्यायपालिका ज़्यादा ताकतवर होती जाएंगी। 90 के दशक में विधायिका अंदरूनी कलह से त्रस्त रही तो कार्यपालिका कमजोर पड़ती दिख रही है। इन स्थितियों ने न्यायपालिका को जिहादी की भूमिका अख्तियार कर लेने का
रास्ता साफ कर दिया है कि अब न्यायालय के फैसलों पर पिट रही तालियों के बीच उसके सर्वशक्तिमान बन जाने के खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून से ऊपर रहना न्यायपालिका के लिए बड़ा आसान है। इसके लिए उसे कानून की व्याख्या अपने मकसद से करने भर की जरूरत है। महोदय, यहाँ पर मानव अधिकार के बारे में चर्चा हो रही है। मानव अधिकार के विश्लेषणों से स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में सभी देशों को मिलकर समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मेरे विचार से केवल राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक अधिकारों में से किसी एक को ही तरजीह देने से समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। हम इतिहास के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। वहां तक यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि केवल राजनीतिक अधिकार मिल जाने से बाकी अपने आप हो जाएगा। यह असंभव लगता है क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक अधिकार घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम आम तौर पर मानते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कभी अकाल की स्थिति निर्मित नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ मलेशिया के अनुभव से यह सिद्ध हो जाता है कि तेज रफ्तार से आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक आज़ादी या बुनियादी सांस्कृतिक अधिकारों में हर प्रकार से कटौती कर बैठे। मूलतः ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मलेशिया के अंदर स्थितियां बिल्कुल आदर्श हो गई है। वहां सार्वजनिक जिम्मेदारियों की कमी हो गई है। श्रेष्ठी वर्ग का वर्चस्व हो गया है। पुरातनपंथी राजनीतिक संस्कृति से संबंधित अनेक तरह के बंधनकारी कानून कायदे, राजनीतिक संस्कृति से संबंधित अनेक तरह के बंधनकारी कानून कायदे प्रचलित हैं। यह बात सही है कि कमोबेश 4 दशक की अवधि में मलेशिया द्वारा अपने अधिकारों की हिफाजत करने के लिए प्रयास किया जाता रहा है। महोदय, दूसरी तरफ मलेशिया ने विश्व राष्ट्रों के सहयोग के बिना अपने अधिकार को अमेरिकी अड़ंगेबाजी के बावजूद हासिल करने की बहुत कोशिश की गई है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।